Hello everyone, welcome to Seven Learners. My name is Gufrana Asmat and today is 16 December. तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. एंड फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस डेली करते रहो बिकॉज एट लास्ट अगर आप इस चीज़ को करना चाहोगे ना, इट विल बिकम टू बल्की फॉर यू एंड होपलेस फील करने लगोगे. इसलिए ये डेली एक हैबिट बना लो, जैसे खाना खाते हो ना उस तरीके से, ताकि ये चीज़ें आपकी डे टू डे कवर होते जाए. और ऐसे मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस या फिर न्यूज़पेपर को कैसे करना है उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना करके डाला हुआ है, तो उस चीज़ को आप फॉलो करो. आपको पूरा प्लान समझ में आ जाएगा कि इस पोर्शन को, न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले पोर्शन को आपको एक अलग सा सब्जेक्ट बना करके नहीं चलना है. ये कैसे होगा वो पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे. डू वॉच दैट वीडियो. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला न्यूज़ हमारा इकोनॉमी के सेक्शन से है. दिस न्यूज़ इज अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये न्यूज़ इसलिए थी ना कि इंडिया ने अभी रजिस्टर किया है अपना हाईएस्ट एनुअल एफडीआई. ठीक है, ये अमाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. $81.97 बिलियन 2021 की ये डेटा है. तो हाईएस्ट अभी तक का एवर हमारा एफडीआई इनफ्लो हुआ है. ठीक है, Commerce and Industry Ministry said FDI inflows in last 7 financial years is over $440 billion. देखो 7 साल में 440 है, विच इज नियरली 58%. ठीक है, जो आपका टोटल 21 ईयर्स में जितना नहीं हुआ है ना, उतना आपको लास्ट 7 ईयर्स में हुआ है. एंड देखो 2021 का ही कितना ज़्यादा है, 81.97 आपका ये फिगर है. ठीक है, तो 2021 में हमने हाईएस्ट एफडीआई लिया है अभी तक. टॉप 5 कंट्रीज जो आपका एफडीआई फ्लो जहां से हो रहा है 2014 से 2021 का जब डेटा हम देखेंगे तो सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएसए, नीदरलैंड एंड जापान. एंड ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होते रहता है आपको. मॉरिशियस, यूएसए, सिंगापुर ने अपना पकड़ जमाया हुआ है यहाँ पे. तो मॉरिशियस, यूएसए में अप एंड डाउन ये चलते रहता है. तो आपको ये एटलीस्ट ये 3 कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए, सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएसए. एग्जाम आते आते आपका वो नंबरिंग क्या होगा उस हिसाब से हम इस चीज़ को देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए ये पोजीशन है. ठीक है, कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, तो ये बट एंड ऑब्वियस है कि आपका कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सेक्टर वही सेक्टर होगा जो सबसे लार्जेस्ट एफडीआई को अट्रैक्ट करता है. फिर आपकी सर्विस इंडस्ट्री, फिर ट्रेडिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री. तो ये छोटा सा न्यूज़ आपका एफडीआई से रिलेटेड है. आपको आपके आंसर में भी डेटा कोट करने में आएगा. नेक्स्ट न्यूज़ हमारा बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, पॉलिटी के सेक्शन से एक कमेटी के बारे में है. अगर कल की न्यूज़ आपने सुनी होगी तो द कैबिनेट इज थिंकिंग टू propose a bill, or I think they have already proposed the bill to increase the marriage age of girls from 18 years to 21 years. इसके लिए अभी बहुत controversies होना बाकी है, बट पर्सनली आई फील दैट इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, ताकि इस न्यूज़ के काफ़ी ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट भी होंगे. अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो क्या क्या सोशल इम्पैक्ट होगा, थोड़ा सा यू थिंक अबाउट दैट. फ्यूचर में तो बहुत सारा ऐसे आर्टिकल्स आने वाला है जिस चीज़ में इसके बारे में डिस्कशन होगी. तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि वो कौन सी कमेटी है जिस कमेटी ने इस चीज़ के बारे में रिकमेंडेशन दिया है. अब शॉर्ट में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी इन द न्यूज़ फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स, आई डोंट नो. ये आते रहेगा आपका डे टू डे डेली न्यूज़ में, तो आगे डिस्कशन चलते रहेगा इसके बारे में. तो एज किया है जो रेज, दैट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ पैनल लेड बाय जया जेटली कमेटी. तो ये कमेटी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब देखो हिंदूज के लिए ना, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है, कितनी पुरानी एक्ट है. देखो ये एक्ट सेट करती है 18 ईयर्स मिनिमम एज फॉर द ब्राइड के लिए 18 एंड 21 फॉर द ग्रूम. ठीक है, और इस्लाम में भी यही सेम चीज़ है कि इफ़ द गर्ल हैज़ अटेंड, जिसको प्यूबर्टी बोल रहे हैं, सो द मैरिज इज वैलिड. तो हिंदू मुस्लिम का सेम ये चीज़ चलता है. और एक एक्ट है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. ये सारे एक्ट भी आपके प्रिस्क्राइब करते हैं 18 एंड 21 फॉर आपकी ब्राइड एंड ग्रूम. तो कंसेंट. एक आपको इससे रिलेटेड अगर एक न्यूज़ में बताऊं तो आपने सुना होगा शारदा एक्ट के बारे में. इसको शारदा एक्ट, शारदा बिल भी बोला जाता है क्योंकि इस एक्ट के जो स्पॉन्सर थे ना, जिन्होंने रखा था, उनका नाम हरबिलास शारदा था. इन्होंने जो मैरिज का एज है ना, वो गर्ल्स के लिए 14 एंड बॉयज़ के लिए 18 फिक्स किया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. लेकिन ये एक्ट जो है इट रिमेंडेड अ डेड लेटर, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम में मैक्सिमम चीज़ यूज टू बी अ डेड लेटर. एंड हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उस टाइम में, इंडिया का बिलीफ सिस्टम था, दैट ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल कि ये एक्ट जो आपका डेड लेटर रह गया कॉलोनियल पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया उस टाइम के बारे में. तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शारदा एक्ट के बारे में दिया. जया जेटली कमेटी को ध्यान दो. ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोविजन जो अभी आपका सेंटर इन्फॉर्म किया है दिल्ली हाई कोर्ट को। तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल है ना, उसमें एक क्लॉज है, उस क्लॉज का नाम है राइट टू बी फॉरगॉटन। देखो ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है इंडिया में, राइट टू बी फॉरगॉटन। जैसे आपका राइट टू लाइफ, राइट टू डेथ, इतना सारा हम लोग राइट पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल राइट। तो राइट टू बी फॉरगॉटन आपका एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है। अगेन आपका क्वेश्चन आता है राइट टू बी फॉरगॉटन ये कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा, तो घुमा फिरा करके आपका 21 जो होता है यूनिवर्सल होता है, बाकी सब चीज़ को इसके अंडर में फुलफिल कर देते हैं, तो 21 के अंदर ये चीज़ आता है। ठीक है, राइट टू बी फॉरगेटन मतलब इंडिविजुअल जो है वो अपना जो ऑनलाइन पोस्ट है उसको रिमूव, डिलीट, ठीक है, ये जैसे कि कोई एम्बैरसिंग पिक्चर है ना, वीडियो या फिर न्यूज़ उनको मेंशन करके, तो ये सारी चीज़ों को हटा सकते हैं। ठीक है, 2017 में राइट टू प्राइवेसी जो है इसको डिक्लेयर किया गया था फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अभी राइट टू बी फॉरगेटन आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में एक प्रोविजन है राइट टू बी फॉरगॉटन। ठीक है, ये जो है ना इस हाईलाइटेड है, इसमें क्या 2 जजमेंट हुआ था, एक ओडिशा हाई कोर्ट का, एक कर्नाटका हाई कोर्ट का। ठीक है, जहां पे उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था राइट टू बी फॉरगॉटन एज एसेंशियल पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो ये डिराइव्ड है। देखो अभी मैक्सिमम चीज़ जो होती है ना वो डिराइव्ड वाली होती है, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज सुई जेनेरिसिस, नो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सुई जेनेरिसिस होता है, तो इवॉल्व है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। जैसे इंसान कैसे ग्रो करता है वैसे हम डे टू डे अपने नीड्स के हिसाब से, इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से, पॉलिटिकल अवेयरनेस के हिसाब से हम चीज़ों को इवॉल्व करते रहते हैं। तो हमारा राइट टू बी फॉरगॉटन हमारा अभी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि अब 21 आर्टिकल के अंदर आएगा, एंड ये भी सुप्रीम कोर्ट भी इन सम डेज इट्स गोइंग टू एक्सेप्ट दिस स्टडी करके, बट सेंटर ने अभी इन्फॉर्म कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट को अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आपकी, देखो आज की न्यूज़ ना काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। मुझे भी पर्सनली आज की न्यूज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि पास्ट फ्यू डेज से हम घुमा फिरा करके वही न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे, तो आज की न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। देखो ये न्यूज़ जो है ना, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की होती है, उन्होंने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट, किस चीज़ पे, स्टेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन इंडिया। तो इसमें 2 चीज़ हम देखेंगे। द फर्स्ट थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इज अबाउट व्हाट इज EACPM, मतलब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल headed by Prime Minister, and then we will be looking about state of foundational literacy and numeracy in India. तो सबसे पहले मैं आपको EACPM के बारे में बता देती हूँ। ये बिल्कुल भी क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन है, इफ़ आई डोंट रिमेंबर मे बी आस्क्ड भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो EACPM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी और इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो देखो आप अगर EACPM सोचोगे ना तो आप पक्का सोच लोगे कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगा, बट ध्यान देना ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो आपके लिए ईजी होगा इस चीज़ को, अगर दिमाग लगाओगे तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आप ईजी कर लोगे, बट ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। ठीक है, constituted to give advice on economic related issues to the government of India, स्पेशली किसको, प्राइम मिनिस्टर को। तो ये EACPM होता है, ये हाईलाइट करता है आपका जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एकदम की इकोनॉमिक इश्यूज होता है ना, वो चीज़ को बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट करने की इसकी काम होती है। ये वेरियस चीज़ों पे प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस देता है, दो द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग, इन्फ्लेशन के बारे में, इंडस्ट्रियल आउटपुट के बारे में। ठीक है, इसकी जो नोडल एजेंसी है ना, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक, प्लानिंग, बजटिंग देखेगी, दैट इज बट ऑब्वियस नीति आयोग। ठीक है, इट्स द नोडल एजेंसी फॉर EACPM। तो हमने EACPM के बारे में देख लिया, अब हम बात करेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिक रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स स्किल से रिलेटेड है। ठीक है, फाउंडेशनल लर्निंग ईयर्स जो होते हैं प्री स्कूल और एलिमेंट्री एजुकेशन के, तो ठीक है ना, वो चिल्ड्रन को ना ज़्यादा वल्नरेबल बनाते हैं, चीज़ों को ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर उनकी होती है, और इस वक्त अगर चीज़ें उनको अच्छे से नहीं पढ़ाया गया ना तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है लर्निंग आउटकम्स में इन द लॉन्ग प्रोसीजर। ठीक है, ये आप रिलेट कर पा रहे होगे इन सब चीज़ों में। बहुत सारे बच्चों को मैथ से डर लगता है, दे से दैट दे फियर फ्रॉम मैथ। इसका वन ऑफ द रीज़न यही होता है कि मैथ्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, उस चीज़ को ऐसे डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है। तो ये फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बिलो जो 10 इयर्स के बच्चे होते हैं हमारे स्टेट्स और UT में, ठीक है, उनका न्यूमरेसी का अगर वेरियस सर्वे एंड स्टडी किया जाता है तो मैक्सिमम टाइम यही समझ में आता है कि बहुत सारे बच्चे, 50% से ऊपर बच्चे ये बोलते हैं दे फियर फ्रॉम मैथ्स। ठीक है, तो उस चीज़
के बारे में ये इंडेक्स रिलीज हो रहा है। इंडेक्स आपका 41 इंडिकेटर्स को लेगा, जहाँ पे आपका एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, लर्निंग आउटकम्स, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आपको चेक किया जाएगा। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है एंड स्टिल दे फियर मैथ्स, न्यूमेरेसी, अगर मैं बोलूँ तो मैथ्स बोलना गलत होगा, न्यूमेरेसी मैं बोलती हूँ, नंबर्स से डर लगता है उनको। बट कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना जिनको एक्सेस टू एजुकेशन ही नहीं है। तो ये सब पैरामीटर्स को कवर कर रहा है। ये एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेगा, एक्सेस टू एजुकेशन देखेगा, बेसिक हेल्थ, ठीक है, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। कोई भूखे पेट पढ़ाई तो नहीं कर सकता ना, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी अगर आप अपने घर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे, बिकॉज आपको पता है यू विल हैव एक्सेस टू फूड एंड वाटर। बट वो बच्चे जिनका जिंदगी ही ऐसा है कि उनको कमा करके लाना है, घर चलाना है, तो वो क्या ही पढ़ाई में ध्यान देंगे। इसलिए यहाँ पे बेसिक हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाएगा। लर्निंग आउटकम्स और गवर्नेंस तो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हमारी हर चीज़ में फिट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एप्ट रोल प्ले करती है। चलो नेक्स्ट हम हिस्ट्री से रिलेटेड एक न्यूज़ है, चालकोलिथिक साइट्स कुछ न्यूज़ में हैं। 2 साइट्स है, ईरान एंड तेवर, ठीक है, ईरान एंड तेवर। ईरान तो आपने सुना ही होगा, मध्य प्रदेश की ये साइट है। आपका बीना रिवर जो होती है वहाँ पे आपको ये मिलती है। यहाँ पे आपको आयरन एरो हेड, टेराकोटा बीड, स्टोन बीड, XYZ ये देखने को मिला है, ठीक है। और यूज़ ऑफ आयरन भी यहाँ से मिला है। तो ये आप न्यूज़ में ये देखो, मैप में देखो, ये ईरान की साइट ये है, यहाँ पे आपका MP में हो गया। एक साइट आपका जो दूसरा है ये तेवार साइट है। अगेन दिस साइट इज ऑल्सो फ्रॉम ईरान, ठीक है। यहाँ पे इस साइट की अच्छी फीचर ये थी ना कि इसने रिवील किया है 4 फोल्ड कल्चरल सीक्वेंसेस, कुषाण, शुशुंग, सतवान एंड कलाचुरी डायनास्टी के बारे में। एंड बाकी इतना क्या है, इतना इस चीज़ पे ध्यान मत दो, इस मैप को देखो। इस मैप में आपको चालकोलिथिक साइट्स मिलेगा, मेहारगढ़ आपका हो गया, कयाथा आपका, नवादतोली, जोरवे कल्चर आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड हो गया, दायमाबाद महाराष्ट्र, नेवासा इनाम गाँव, मस्की कहाँ पे आपका कर्नाटका, ब्रह्मगिरी कहाँ पे आपका, ठीक है। तो चिरांद, कोलदीवा बिहार से रिलेटेड हो गया आपका। तो ये जो कुछ लोकेशंस है ना, दीज लोकेशंस बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको इस मैप को ध्यान देना है एंड ये लोकेशन यू ट्राई टू रिमेंबर और ट्राई टू मेक अ मैप, और उसमें आप डालो कि रंगपुर आप कहाँ देख रहे हो, अहर गिलुंद कहाँ देख रहे हो, बलाथल कहाँ देख रहे हो। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो मैं इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ। दिस इज गिवन इन योर NCERT बुक ऑल्सो। डू ओपन योर बुक, चाहे वो आप स्टैंडर्ड 6 की NCERT ले लो या फिर स्टैंडर्ड 11 की NCERT ले लो, यू विल गेट दिस मैप। सो वहाँ से आप प्रैक्टिस करो इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये न्यूज़ जातापुर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में है। जातापुर न्यूक्लियर रिएक्टर ये महाराष्ट्र पे बेस्ड है। अगेन अगर मैं न्यूक्लियर के बारे में बात करूं तो इसमें अगेन मैप का काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कितनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं हमारी कंट्री में और सबका लोकेशन कहाँ पे है। अगर मैं कलपक्कम बोलूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सीधा स्टेट का नाम हिट करना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से होनी चाहिए। ओके, न्यूज़ में ये इसलिए था कि सेंटर ने फर्स्ट स्टेप लिया है अप्रूव करने का, क्या, 6 न्यूक्लियर प्लांट आपका रिएक्टर्स जैतापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। क्योंकि ये जो है एक पार्टनरशिप, जैतापुर प्रोजेक्ट जो है ये एक पार्टनरशिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट है 2 कंट्री के बीच में, इंडिया एंड फ्रांस के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। अब थोड़ा अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ व्यू दे दूं तो इंडिया के पास ना यूरेनियम रिजर्व्स काफ़ी कम है, नोन में 1 to 2%, बट हमारे पास ना थोरियम रिजर्व बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 25%। एंड ये एरिया देखो आपका, ये पूरा थोरियम रिजर्व एरिया है। झारखंड का जो आपका रांची प्लाटी हो गया, दिस इज़ वेरी इनरिच्ड इन यूरेनियम, थोरियम। आपका उड़ीसा का चित्रपुर एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश, इनफैक्ट केरला का चवारा एरिया, तमिलनाडु। तो ये आप जो ईस्टर्न इंडिया देख रहे हो ना, सम पार्ट्स ऑफ केरला, तो ये वाला पूरा एरिया बहुत थोरियम रिच्ड है एंड 25% के टाइप में थोरियम हमारे इंडिया में पाया जाता है। अब वही आप यूरेनियम के बारे में बात करो तो आपको मोनाजाइट सैंड्स के बारे में आपने सुना होगा केरला के बारे में, बट इट इज़ हियर एंड देयर एंड मे बी इट्स मोर ऑल्सो, बट जितना हमारा अवेयरनेस है उससे हमें 1 to 2% पता चलता है। इसीलिए हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना दोस्तों, न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया ना कि हम जो थोरियम है ना उसको 3rd स्टेज में यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा वास्ट रिसोर्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा ले करके थोरियम यूज़ करते हैं। तो देखो इंडिया ने ये
बहुत अच्छा प्लान निकाला कि हम कैसे 3 स्टेज में थोरियम को यूज़ कर सकते हैं। थोरियम देखो एक फिजाइल मटेरियल नहीं होता है, ठीक है, और ये थोरियम कैन नॉट अंडरगो फिजन। तो ये आपका अगेन, मैं अगर ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो अगेन ये बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री वाला चीज़ हो जाएगा आपका, एंड देन अगेन इट कम्स टू योर स्टैटिक पार्ट। तो ये चीज़ आपको कवर करनी है, ठीक है। अब मैं ओके 3 स्टेज जो मैं आपको बता रही थी, फर्स्ट स्टेज में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, फिर आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा और एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर होगा। तो आपका काम है कि आप इसका स्टैटिक पार्ट को कवर करोगे अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। मैं आपको अभी कुछ प्लांट्स जो ऑपरेशन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है वो, और जो प्लान्ड है वो बताती हूँ। देखो रवत भाटा इज इन राजस्थान, ओके, तारापुर इज इन महाराष्ट्र, कुंदनकुलम इज इन तमिलनाडु, काकरापर गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी एंड कायगा कर्नाटका। ये ऑपरेशनल प्लांट्स है। तो ये देखो यहाँ पे स्टार कर देती हूँ, याद कर लेना इस चीज़ को। कुछ जो अंदर कंस्ट्रक्शन है ना, अगेन ये सेम नाम से ही है, बट कुछ कुछ प्लांट्स यहाँ पे रिएक्टर्स लग रहे हैं। काकरापार, रवत बाटा, कुंदनकुलम एंड कलपक्कम, यहाँ पे काम चल रहा है। और जो प्लांट है उसमें आपको कुछ नई नई नाम मिलेगी, जैसे आपका कोवरडा आंध्र प्रदेश, मीठी विरडी गुजरात, हरिपुर बंगाल, ठीक है, भीमपुर मध्य प्रदेश, माही बंसवारा राजस्थान, चुटका मध्य प्रदेश। बाकी सारा नाम तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, इसलिए वो नाम मैं आपको नहीं ले रही हूँ। ये सारे प्लांट है। अगेन कोवरडा आंध्र प्रदेश, मीठी विरदी गुजरात, हरिपुर वेस्ट बंगाल, भीमपुर मध्य प्रदेश, मही बंसवारा राजस्थान एंड चुटका मध्य प्रदेश। ये सारा आपका प्लान है जो फ्यूचर में आपका आएगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम चलते हैं, वो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है, ठीक है। ये जो न्यूज़ है ये आपका रिलेटेड है बुलक कार्ट रेसिंग इवेंट से रिलेटेड। महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को अलाउ कर दिया है कि ये इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकता है। ये जो आपका यहाँ पे ट्रेडिशनल बुलक कार्ट रेसिंग इवेंट था, ये बैन था, यहाँ पे प्रोहिबिटेड था 2017 से। क्यों? क्योंकि इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जिसको PCA 1960 की एक्ट है उससे। तो ये आपकी कर्नाटक एंड तमिलनाडु में ये बैन थी। PCA के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये इसी लेजिस्लेटिव इंटेंट से बनाया गया था कि आपका कोई भी अननेसेसरी पेन या इन्फ्लिक्शन एनिमल्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश हुई थी 1962 में, वो भी इसी एक्ट के द्वारा आपकी इस्टेब्लिशमेंट है इसकी, ठीक है। तो अननेसेसरी क्रूएल्टी से ये डील करता है। तो अगर मैं कुछ और आपको बताती हूँ एनिमल स्पोर्ट्स इन इंडिया, और वो किस स्टेट से रिलेट करता है, जल्लीकट्टू, ठीक है। जल्लीकट्टू बुल टेमिंग स्पोर्ट है, ये तमिलनाडु का है। कम्बाला ये ट्रेडिशनल बफलो रेस है जो आपकी कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट या फिर दक्षिणा कन्नड़ा ये वाला जो एरिया होता है वहाँ पे। कॉक फाइट्स जो है देखो ये इंडिजिनस टू इंडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया में भी इट इज़ नॉट जस्ट एज इट इज़ यूज्ड एज अ स्पोर्ट बट एज अ गैम्बलिंग गेम। लेकिन देखो कॉक फाइट जो आपका है ये इंडिया से ओरिजिनेटेड नहीं है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कैमल रेस तो बट ऑब्वियसली कैमल रेस तो आपका राजस्थान, पुष्कर फेयर, बीकानेर यहीं पे होगा, झारखंड में तो ये चीज़ हो नहीं सकता। तो कैमल रेस आपका रिलेटेड है राजस्थान से। देन डॉग फाइट, जी हाँ बिल्कुल, डॉग फाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ए लाइक ब्लडी स्पोर्ट फाइट जहाँ पे इन दिस गेम डॉग्स फाइट्स अगेंस्ट ईच अदर। तो ये वाला चीज़ भी इवन दो इट इज़ इलीगल, लेकिन फिर भी ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी किया है, बट ये भी फिर भी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कैरी ऑन होता है। और अगर मैं एग्जांपल दूँ तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी ये चीज़ आपकी होती है। बुलबुल फाइट्स, ये आसाम में बिहू फेस्टिवल के टाइम में बुलबुल फाइट्स होती है। हॉर्स रेसिंग, ठीक है, हॉर्स रेसिंग 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि हॉर्स रेसिंग इज़ अ गेम ऑफ स्किल एंड नॉट लक, ठीक है, और इसको इलीगल गैम्बलिंग में नहीं रखा गया। तो हॉर्स रेसिंग इज़ लीगल इन इंडिया। तो हॉर्स रेसिंग भी आपका ये एंशिएंट टाइम से इनफैक्ट ये प्रैक्टिस हो रहा है। अगर आपको ध्यान है तो ग्रीस, बेबीलोन, सीरिया, इजिप्ट ये वाले एरिया में होगा, तो 2000 ईयर्स से ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल था आपका PCA से रिलेटेड और कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड टू योर एनिमल्स। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी के सेक्शन में चलते हैं। ये न्यूज़ जो वो है आपकी, देखो यूरानियम का लेवल ग्राउंड वाटर में पाया गया कर्नाटका में, बहुत हाई कंटेंट में पाया गया है, ठीक है। तो देखो अगर वाटर में किसी चीज़ को पाया जा रहा है तो ऑब्वियसली ह्यूमन कंज्यूम दैट एंड देन टू ये ग्राउंड वाटर में पाया जा रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हार्मफुल हो जाएगी, क्योंकि टॉक्सिक केमिकल है, हाई लेवल में अगर ये यूज़ होगा
तो आपका कैंसर वैंसर जैसी किडनी फेलियर, स्टोन्स, ये सारे टाइप के डिजीज़ आपकी हो सकती है। तो बहुत हाई लेवल यूरेनियम आपका कर्नाटका के 57 विलेजेस में, ईस्टर्न कर्नाटका वाला जो एरिया वहाँ पे पाया गया है। अभी देखो कितना परसेंटेज, कितना ग्राम पर लीटर, ये मैं आपको अभी बताने जाऊँ तो ये आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। इनफैक्ट इतना इन सब चीज़ों में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हल्का चीज़ों को दिमाग में रखो एंड आगे बढ़ते जाओ, वो इजी होगा प्रिपरेशन में। एकदम डेप्थ में मत घुस जाना कि 60 ग्राम पर लीटर या फिर 30 माइक्रोग्राम पर लीटर। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखो कुछ प्रोबेबल रीजंस कि क्यों यूरेनियम इन ग्राउंड वाटर उस एरियाज में ज़्यादा है, क्योंकि देखो रॉक कंपोजिशन ऑफ दैट एरिया, ठीक है, ये सारा चीज़ आप देखोगे, क्योंकि धारवाड़ रॉक्स वहाँ पे वो काफ़ी ओल्ड रॉक्स हैं वहाँ पे, तो हाई यूरेनियम कंसंट्रेशन हो सकता है एज कम्पेयर टू उन एरिया में जहाँ पे आपका उतना ज़्यादा जो एज ऑफ दी रॉक्स या फिर आपका कॉम्पोजिशन। देखो रॉक की कंपोजिशन भी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं ना उस चीज़ में। तो अगर हम ज्योग्राफी देखें और अगर आपको इंडिया का मूवमेंट वाला हिस्ट्री ज्योग्राफी का याद है, तो इंडिया तो आपका अंटार्कटिक से शिफ्ट होते हुए आया ना। तो जब इंडिया हमारा ऊपर क्रॉस कर रहा था तो ला रियूनियन आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन था। तो ऐसे भी आपका जो इंडिया का हमारा ये वेस्टर्न साइड है ना, ये तो काफ़ी हीटेड था, ठीक है। फिर जब लावा इरप्शन, तो ये सारे चीज़ों की वजह से वहाँ पर ब्लैक रॉक हुआ, तो ब्लैक रॉक से ब्लैक सॉइल बना। तो ये सारी भी रीज़न हो सकती है कि वो एरिया में हमारा ग्राउंड वाटर में ज़्यादा यूरेनियम मिल रहा है, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि देखो कुछ पार्ट में ना वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, तो कुछ पार्ट में आपको रेड लोमी या फिर लैटेराइट सॉइल मिलेगा। तो लैटेराइट सॉइल मतलब क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। वेदरिंग के टाइम में ये चीज़ होता है ना, तो मे बी दैट मे बी वन ऑफ द रीजन, ठीक है। फिर डिप्लीटिंग वाटर टेबल, आपने सुना होगा ना कि वाटर इंडिया में ग्राउंड वाटर लेवल, वाटर की प्रॉब्लम काफ़ी चल रही है। तो मे बी हो सकता है कि पानी का लेयर थोड़ा ऊपर होता ना, तो ये शायद हम यूरेनियम के उतने टच में नहीं आते। बट देखो डिप्लीट हो रहा है, तो हम बोरिंग क्या कर रहे हैं, बोरिंग पता है ना, बोरिंग इज़ लाइक आप जब किसी भी लैंड में होल करके पानी निकालते हो। तो देखो अब हम बोरिंग के लिए भी बहुत अंदर जाते हैं, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न हो सकता है आपका। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुट फॉरवर्ड करती हूँ। लेट मी सी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गाइज आर एबल टू अटेम्प्ट। कंबाला जो है ये बफेलो रेस है, उडुपी डिस्ट्रिक्ट, कन्नड़ा, दक्षिणी कन्नड़ा, कर्नाटका। थोरियम डिपॉजिट मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में है। ईरान एंड तेवर न्यू चालकोलिथिक साइट्स बलूचिस्तान की है। राइट टू फॉरगेटन कम्स अंडर राइट टू प्राइवेसी, which is a fundamental right by the Supreme Court under Article 21. India receives the highest FDI equity inflow from Mauritius. जया जेटली कमेटी ने रेकमेंड किया है 18 to 21 वाला मैरिज एज। तो वीडियो को पॉज करो, आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। डू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो चेक करते हैं आंसर्स। तो देखो कंबाला वाला न्यूज़ इज करेक्ट। थोरियम इज नॉट इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में नहीं होगा। मैंने थोरियम डिपॉजिट का आपको मैप यहाँ पे अच्छे से दिखाया हुआ है, इफ़ यू कैन सी। थोरियम डिपॉजिट का ये पूरा एरिया है आपका, पूरा आपका ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न इंडिया हो गया, एंड थोड़ा सा आपका केरला वाला एरिया, मतलब वेस्टर्न इंडिया भी आपका आ जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट हम इसको नहीं बोलेंगे। और ईरान एंड तेवार एमपी से रिलेटेड है, नॉट बलूचिस्तान। राइट टू बी फॉरगेटन इज करेक्ट। इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट एफडीआई फ्रॉम मॉरिशियस, नो। सिंगापुर मैंने बोला है, ये हमेशा से अभी बहुत टाइम से ये फर्स्ट पोजीशन पे मेंटेन कर रहा है। देन आपका यूएसए, मॉरिशस ऊपर नीचे होते रहता है। जया जेटली कमेटी वाली आंसर, ठीक है। सो चलो दोस्तों, आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय।